गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट। कल तक की लास्ट क्लास में मैं पढ़ा था कि हाइगेंस के लिए कला संबंध स्रोत, व्यतिकरण के प्रकार कितने प्रकार होते हैं, समपोषी और विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। यंग के द्विसृष्टि प्रयोग, यानी कि तरंग हाइगेंस जो तरंग सिद्धांत दिया था उसमें यंग का द्विसृष्टि प्रयोग पढ़ेंगे और वो सुचारू रूप से पढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे यंग का द्विसृष्टि प्रयोग, यंग का द्विसृष्टि प्रयोग, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं। इससे हमने क्या लिया, एक पर्दा लिया, उस पर्दे में हमने एक स्लिट बनाई, एस स्लिट बना दी। इस पर्दे को हमने नाम दे दिया एल। क्या नाम दे दिया इसको? एल नाम दे दिया। इससे उचित दूरी पर हमने दूसरा पर्दा लिया और उसमें दो स्लिट बना दी, एक S1 और एक S2 बना दी। एक S1 हो गई, दूसरी क्या हो गई, S2 हो गई। इसे हमने पर्दा क्या नाम दे दिया, एम पर्दा नाम दे दिया। ठीक है, पर्दे एल से कुछ दूरी पर हमने एक वर्णीय प्रकाश स्रोत रखा। ये क्या है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत। इससे एक वर्णीय प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश विस्थापित होता है वो तरंगों के रूप में क्या होता है, विस्थापित होता है। जैसे मान लो यहां से प्रकाश आपतित हो रहा है, ये मान के चल रहा हूं ऐसे प्रकाश आपतित होता है। जब यहां से प्रकाश आपतित होता है तो इस स्लिट S1 पर आपतित होता है, यहां से ऐसे, तो ये प्रकाश बिंदु स्लिट S पर आपतित होता है। तो ये बिंदु एक नई प्रकाश स्रोत की भांति क्या करती है, कार्य करती है। और यहां से भी प्रकाश वही तरंगाग्र के रूप में क्या होता है, विस्थापित होता है, संचरित होता है। तथा एक स्थिति ऐसी आती है कि दोनों के लिए दोनों स्लिटों पर प्रकाश आपतित होता है और दोनों स्लिटों पर ही क्या होता है, तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं। ये जो तरंगिकाएं उत्पन्न होती हैं स्लिट S1 और S2 पर, ये तरंगिकाएं भी एक नए प्रकाश स्रोत की भांति क्या करती हैं, व्यवहार करती हैं, कार्य करती है। यहां से भिन्न भिन्न तरंगाग्र उत्पन्न होते हैं। मैंने एक सुरंग के रूप में बना दिया और एक गर्त के रूप में बना दिया। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ, जैसे मान लो ये तरंगाग्र उत्पन्न हो रहा है ऐसे, ऐसे क्या हो रही है, तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं ऐसे। ठीक है, हमने इसमें अनेक तरंगाग्र बना दिए। ये देखो, ये तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं। यहां पर इनसे कुछ दूरी पर मैंने एक पर्दा ले लिया और उस पर्दे को मैंने नाम क्या दे दिया, एन नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, एन। ये क्या है, एन पर्दा है। क्या है, पर्दा। ये जो पर्दा है, इस पर्दे पर जैसे मान लो हमने अनेक फ्रिंजें बना दी, एक ये फ्रिंज बना दी, एक ये बना दिया और एक ये बना दिया। इन सभी फ्रिंजों की क्या हो गई, एक तो यहां पर हमने उचिष्ट, एक इसके केंद्र बिंदु O से, ये जैसे मान लो केंद्र बिंदु क्या है, O है, एक यहां पर उचिष्ट फ्रिंजें बनती हैं, एक ये R हो गई, फिर ये जैसे मान लो एक ये क्रॉस हो गया, फिर एक ये क्रॉस हो गया, फिर एक ये क्रॉस हो गया, एक यहां पर ये प्रकाश किरण हो गई। तो ये तो क्या हो गई, जो दीप्त फ्रिंज होती है, ये क्या हो गई, दीप्त फ्रिंज होती है। अब फ्रिंज कहते किसे हैं, कि हमारे पास में ये लेयर उत्पन्न हो रही है, इसे हम बोलते हैं तरंगे। क्या बोलते हैं, तरंगे बोलते हैं। ये तरंगे जब सुरंग से सुरंग समान कला में, जब समान कला में सुरंग से सुरंग अध्यारोपित होती है किस पर, पर्दे पर, तो प्राप्त फ्रिंजें किस पर होती हैं, कौन सी बनती हैं, जो प्राप्त पट्टिकाएं होती हैं वो पट्टिकाएं कौन सी बनती है, चमकीली बनती हैं।
और उन पट्टिकाओं को हम क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रिंज बोलते हैं। जब सुरंग से सुरंग, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इसमें, जब पहला पॉइंट, देखो इसमें एक पॉइंट तो ये होता है कि जो केंद्र बिंदु होता है, ये क्या है, केंद्र बिंदु हमेशा क्या रहेगा, दीप्त रहेगा, और उसके ऊपर क्या रहेगा, जस्ट ऊपर अदीप्त, और जस्ट नीचे क्या रहेगा, अदीप्त रहेगा। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट मैं ये कह सकता हूं कि जब सुरंग से सुरंग तरंगें पर्दे पर अध्यारोपित होती हैं तो तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है। जब सुरंग से सुरंग या ग्रत से ग्रत, दोनों कह सकते हैं, जब सुरंग से सुरंग या ग्रत से ग्रत तरंगे पर्दे पर अध्यारोपित होती हैं तो तीव्रता मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। अर्थात समपोषी व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है, जिससे पर्दे पर चमकीली पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं, जिन्हें फ्रिंज कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। अर्थात जब सुरंग से सुरंग व ग्रत से ग्रत, जब सुरंग से सुरंग व ग्रत से ग्रत तरंगे अध्यारोपित होती हैं कहां पर, पर्दे पर, अर्थात क्या होता है, बिना समपोषी व्यतिकरण होता है, तीव्रता क्या होगी, अधिकतम होगी, और जब तीव्रता अधिकतम होगी तो दीप्त फ्रिंजें प्राप्त होंगी। अर्थात इन तरंगों के चापों को मिलाने वाली जो रेखाएं होंगी, उन रेखाओं को क्या कहेंगे हम, प्रस्पंद कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रस्पंद। अर्थात ये और ये दोनों क्या हो गए, प्रस्पंद रेखाएं कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रस्पंद रेखाएं कहलाएंगे। देखो इसमें क्या होता है, जैसे मैंने एक रेखा डैश डैश दर्शा दी और एक रेखा सीधी दर्शा दी ऐसे, तो डैश रेखा और सीधी रेखा जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, जैसे मान लो ये हो गए ये रेखाएं, तो इसे हम कहेंगे विस्पंद। इसे हम क्या कहेंगे, विस्पंद रेखाएं कहेंगे। जैसे मान लो सीधी रेखाएं से क्रॉस कर रही हैं, तो इन्हें कहेंगे हम प्रस्पंद कहेंगे। चाहे डैश सीधी हो चाहे डैश डैश हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, प्रस्पंद कहेंगे। क्या कहेंगे हम, प्रस्पंद कहेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका गणितीय यंग का दूसरे प्रयोग हुआ, इसका केवल और केवल प्रैक्टिकली रूप में प्रयोग हुआ कि हमने एक कोने प्रकाश स्रोत लिया, एक पर्दा लिया जिसमें एक स्लिट ऐस रखी, यहां से प्रकाश जब आपतित होता है तो पर्दे से जो प्रकाश होता है वो तरंगाग्र के रूप में आगे की ओर क्या होता है, विस्थापित होता है। इस पर्दे एल से आगे की ओर एम पर्दा होता है। इस पर्दे पर हमने दो स्लिट रखी, एक S1 और दूसरी S2 रखी। इस पर्दे पर तरंगाग्र हाइपन रूप में यानी डैश रूप में और पूरी लाइन के रूप में हमने क्या कर दिया, शो करवाया। तो यहां से ऐसे कह सकते हैं सुरंग से सुरंग और ग्रत से ग्रत, यानी कि तरंग सुरंग और ग्रत के रूप में उत्सर्जित होती है। जब सुरंग से सुरंग मिलती है या ग्रत से ग्रत मिलता है तो पर्दे एन पर अत्यधिक चमकीली अर्थात अधिक तीव्रता वाली तरंग फ्रिंजें प्राप्त होती हैं, पट्टिकाएं प्राप्त होती हैं,
जिन्हें हम क्या कहते हैं, फ्रिंज कहते हैं। अर्थात कौन सा व्यतिकरण होता है, समपोषी व्यतिकरण होता है। ठीक है, जब समान, जैसे मान लो जो चमकीली रेखाएं होती हैं और इन जैसे सरंग से सरंग कटी हुई रेखाओं को मिलाने वाली रेखा होती है और ग्रस्त से ग्रस्त कटी हुई रेखा को मिलाने वाली रेखा होती है, उस रेखा को हम कहते हैं प्रस्पंद रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रस्पंद रेखा कहते हैं। तथा सरंग से ग्रस्त जब प्रतिच्छेद रेखा तरंग करती है तो उस प्रतिच्छेद तरंगों के बिंदुओं के मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे कहते हैं विस्पंद रेखा कहते हैं। क्या बोलते हैं, विस्पंद रेखा कहते हैं। ठीक है, पर्दे एम से बिंदु ओ से उचित दूरी पर बिंदु आर पर जो पर्दे एन पर फ्रिंज प्राप्त होती है वो केंद्र फ्रिंज होती है, उसे हम दीप्त फ्रिंज कहते हैं। अर्थात केंद्र बिंदु पर हमारे को जो फ्रिंज प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, दीप्त प्राप्त होती है। क्लियर। आगे हम पढ़ेंगे व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण। देखो व्यतिकरण का गणितीय विश्लेषण हम कैसे इसमें पढ़ेंगे, कैसे इसको याद रखेंगे। हमने पर्दा क्या ले लिया, एक एम पर्दा लिया था हमने लिया था ये तो एम पर्दा हो गया था हमारे पास में। और ये क्या हो गया, एन पर्दा हो गया। ठीक है, ये स्लिट S1 हो गई, ये क्या हो गई, S2 हो गई। इसके केंद्र बिंदु O हो गया। यहां से इन दोनों की मध्य दूरी कितनी होगी, स्मॉल d हो गई। इन दोनों की मध्य दूरी कितनी, कैपिटल D हो गई। दोनों स्लिटों के मध्य दूरी स्मॉल d और दोनों पर्दों के मध्य दूरी कैपिटल D। ये m हो गया, ये क्या हो गया, n हो गया। यहां से मैंने इस पर बिंदु P मानी और इस बिंदु P पर चमकीली फ्रिंज प्राप्त होती है मान के चल रहे हैं। ठीक है, कौन सी हो रही है, चमकीली हो रही है, ये मान के चल रहा है। इससे हमने क्या नाम दे दिया, P नाम दे दिया। यहां से हमने क्या डाल दिया, एक लंब डाल दिया और इसे मैंने नाम दे दिया A। तो S1A, इसको मैंने क्या मान लिया, डेल x हो गया, ये क्या हो गया, x हो गया। तो ये पूरा क्या हो गया, डेल x प्लस x होगा कि नहीं होगा, ये बताओ भाई। x प्लस डेल x होगा कि नहीं होगा भाई। ये भी फ्रिंज है, ये भी तरंग है, ये भी क्या है, तरंग है। तो ये डेल x है, तो ये पूरा क्या है, x है। तो ये भी क्या है, x से दोनों बराबर है। तो x प्लस डेल x होगा या नहीं होगा। जब ये होगा ऐसे तो हम ये कह सकते हैं क्या कि जो फ्रिंजें होती हैं उन फ्रिंजों की पहली जो फ्रिंज होती है, जैसे मान लो स्लिट S1 से बिंदु P पर, ये दो फ्रिंज है हमारे पास में, दो फ्रिंज हैं। कौन कौन सी, एक S1P और एक S2P है। इन दोनों में जो बिंदु S1 से दूरी तय करती है बिंदु P तक की, ये दूरी कितनी है, x है। कितनी दूरी है, x। तो ये तो x दूरी तय करती है। फिर उसी वेग से, उसी चाल के साथ में जब ये S2 दूरी तय करती है तो इसमें ये पथांतर ज्यादा आया कि नहीं आया, ये ज्यादा तय दूरी तय करेगी नहीं करेगी। तो कितनी दूरी ज्यादा तय करेगी, डेल x दूरी ज्यादा तय करेगी। तो क्या हो गया, x प्लस डेल x। ये होगा कि नहीं होगा। अब इन दोनों तरंगों के लिए, इन्हें दोनों तरंगों के लिए यदि इसका तरंग संचरण नियतांक k हो तो क्या होगा, k बराबर 2 पाई लैम्डा। ये क्या होगा, तरंग संचरण नियतांक होगा। और यदि इसकी कोणीय चाल ओमेगा हो और t समय हो तो इसका कालांतर के लिए विस्थापन जो समीकरण निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, पहली तरंग का
विस्थापन समीकरण क्या हो जाएगा, y1 बराबर क्या हो गया, स्मॉल a1, माना कि उसका आयाम कितना है, स्मॉल a1 है, स्मॉल a1 साइन kx माइनस ओमेगा इंटू टी, समीकरण नंबर 1। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब विस्थापन समीकरण निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसी तरीके से इसी प्रकार दूसरी तरंग का विस्थापन समीकरण अब कैसे निकालेंगे, y2 बराबर आयाम क्या मान के चल रहा है, स्मॉल a2 साइन मल्टीप्लाई k। अब देखो ये दूरी x नहीं है हमारे पास में, कितनी है, x प्लस डेल x है, तो क्या हो गया, x प्लस डेल x माइनस ओमेगा इंटू टी, समीकरण नंबर, चलो बाद में इसको हल करेंगे। अभी क्या हो गया, इसको मैंने हल कर लिया, तो y2 बराबर a2 साइन, हल कर दिया kx प्लस k गुणा डेल x माइनस ओमेगा इंटू टी, कोई दिक्कत है। अब ये k इंटू डेल x ये क्या है, k इंटू डेल x ये क्या है हमारे पास में, ये हम इसमें क्या करेंगे देखेंगे। हम ये कह सकते हैं क्या कि यदि इसमें k इंटू डेल एक्स पद नहीं होता तो पहली तरंग और दूसरी तरंग इन दोनों के विस्थापन समीकरण बराबर होते या नहीं होते, बराबर होते। तो इसमें क्या कह सकते हैं कि इन दोनों तरंगों के मध्य क्या आ गया हमारे पास में, कलांतर आ गया, क्या आ गया, कलांतर। तो क्या कहेंगे, अतः कलांतर फाई बराबर k इंटू डेल एक्स। अब k बराबर क्या होता है, 2 पाई अपॉन लैम्बडा होता है, तो फाई बराबर क्या हो गया, 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू डेल एक्स। यही क्या हो गया हमारे पास में, कलांतर बन गया, क्या बन गया हमारे पास में, कलांतर हो गया, ठीक है। तो आगे जब इसको हम हल करेंगे, आगे हम इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, y2 बराबर क्या हो गया, a2 साइन kx प्लस फाइव माइनस ओमेगा टी। इसके बाद से लिख सकता हूं क्या कि y2 बराबर a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। जहां इसको मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया और कहा जहां फाई कलांतर है, अर्थात ये कह सकते हैं कि दोनों तरंगों के मध्य जो कलांतर होगा वो कितना होगा, फाई होगा, कितना होगा, फाई। अब इसमें हम परिणामी तरंग का क्या निकालेंगे, विस्थापन निकालेंगे। तो परिणामी तरंग का विस्थापन कैसे निकलेगा, यहां लिखेंगे, लिखेंगे अध्यारोपण के सिद्धांत से परिणामी विस्थापन क्या होगा, y बराबर y1 प्लस y2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में y1 व y2 का मान समीकरण 1 व 2 से रखने पर क्या बन गया, y बराबर a1 साइन kx माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस a2 साइन kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, kx माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव। जब ये राशि हमारे पास में बन गई तो यहां से देखो ये साइन हो गया, ये पूरा साइन, यहां पर साइन a प्लस बी है कि नहीं है, a प्लस बी, तो क्या हो गया साइन a प्लस बी, इसका क्या बन गया, ये
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। भाई साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, जब ये बन गया हमारे पास में तो इसको हम क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसको हम, हल। भाई ये बन गया तो क्या हुआ, y बराबर a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 मल्टीप्लाई साइन ए ये है तो साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस बी कौन सा आएगा, कॉस फाइव, फिर प्लस कॉस ए तो कॉस ए साइन एक्स के एक्स माइनस ओमेगा टी और साइन बी साइन फाइव। इससे a2 से इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो गया, y बराबर a1 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉस फाइव, फिर प्लस a2 कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव। हमने क्या किया कि a2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दोनों पदों को देखो, आप यहां से लेकर के यहां तक देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी और साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी कॉमन आ रहा नहीं आ रहा, कॉमन ले लो इसको। क्या बच गया हमारे पास में, y बराबर a1, इधर a1 बचेगा और इधर a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव मल्टीप्लाई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर यहां पर बचेगा प्लस a2 cos के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन फाइव। जब हमने इसको कॉमन लिया तो कॉमन लेने पर हमारे पास में क्या बच गया, a1 क्या बच गया, a1 प्लस a2 cos फाइव, a1 प्लस a2 cos फाइव साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a2 cos के एक्स माइनस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब हमारे पास में जो मान है कौन कौन से, a1 प्लस a2 cos फाइव, इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल A cos अल्फा, क्या पुट कर लेंगे, कैपिटल A cos अल्फा, cos अल्फा रखने पर और a2 साइन फाइव बराबर a साइन अल्फा रखने पर, यानी कि जो हमारे पास में मान थे उन मानों को हमने क्या पुट कर दिया, भाई जो वैल्यू पुट करनी थी हमें, जो हमारे पास में मान थे उन मानों को हमने क्या पुट कर दिया भाई a1 प्लस a2 cos फाइव बराबर a cos अल्फा और a2 साइन फाइव बराबर a साइन अल्फा पुट कर दिया तो क्या हो गया, अतः y बराबर a cos अल्फा साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस a cos के एक्स माइनस ओमेगा टी साइन अल्फा, क्या हो गया, साइन अल्फा। तो ये वापस से क्या बन गया, ए कॉमन आ जाएगा और साइन ए प्लस बी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ए कॉमन आने के बाद में साइन ए प्लस बी बन जाएगा। तो क्या बनेगा, ये y बराबर ए कॉमन आ गया साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी
मल्टीप्लाई कॉस अल्फा प्लस कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी मल्टीप्लाई साइन अल्फा। तो क्या बन गया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस एक्स साइन बी। तो क्या हो गया, y बराबर ए मल्टीप्लाई साइन ए प्लस बी कर दूं, साइन ए प्लस बी, ए कौन सा है, के एक्स माइनस ओमेगा टी, फिर प्लस अल्फा, ये है कि नहीं है, यही क्या हो गया, विस्थापन समीकरण कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा, परिणामी विस्थापन समीकरण कहलाएगा। इस परिणामी तरंग का जो विस्थापन समीकरण है, इस विस्थापन में एक है परिणामी तरंग का आयाम है, अल्फा क्या है, कलांतर है। यहां लिखेंगे यही परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहलाता है, जहां कैपिटल ए परिणामी तरंग का आयाम है तथा अल्फा कलांतर है। कैपिटल ए तो क्या है, परिणामी तरंग का आयाम है, अल्फा क्या है, कलांतर है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे अपन परिणामी आयाम का मान। समीकरण 2 गए थे, इसको हमने क्या मान रखा, 3, और इसको हम क्या मानेंगे, 4। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे परिणामी आयाम का मान। अब परिणामी आयाम का मान कैसे निकालेंगे, बस समीकरण 3 को और समीकरण 4 को वर्ग करके जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 3 में 4 का वर्ग करके जोड़ने पर, जब वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या हो गया, ये इसको मिटा देता हूं मैं, जोड़ देता हूं, क्या आएगा, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बराबर क्या हो गया, a1 प्लस a2 कॉस फाइव का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाइव का होल स्क्वायर, यही आएगा। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ए स्क्वायर कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, क्या आ गया, ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया हमारे पास में, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, आगे देखो, ये क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5 होल स्क्वायर प्लस बी के होल स्क्वायर से, फिर प्लस a2 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर 5। अब इस a2 के पद को एक तरफ ले लो आप, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर बराबर सॉरी मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस 2a1 a2 कॉस 5। अब इस पद में देखो आप, इस पद में क्या कॉमन आ रहा है, a1 का सॉरी a2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 फिर प्लस 2a1 a2 कॉस 5।
अब देखो एक सरसमीका क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर बराबर ये 1 हो गया, a1 का स्क्वायर ये भी 1 हो गया, a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और यही क्या है, परिणामी आयाम है। इसको हम आगे हल करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या बन जाएगा ये, a बराबर अंडर रूट a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर 2a1 a2 cos फाई। और यही क्या है, परिणामी आयाम है। यही क्या है, परिणामी आयाम है। ये परिणामी तरंग का आयाम कहलाता है। लिखेंगे यही परिणामी तरंग का आयाम है। आगे पढ़ेंगे इसमें हम परिणामी तरंग की तीव्रता। अब परिणामी तरंग की तीव्रता कैसे पढ़ेंगे, जो परिणामी तरंग की तीव्रता होती है वो उसके आयाम के वर्ग के व्यतिकरण समानुपाती होती है। तो क्या हो गया, I समानुपाती a स्क्वायर, I समानुपाती a स्क्वायर। तो क्या हो गया, I बराबर मैंने समानुपाती को हटा दिया, k लगा दिया नियतांक कोई a स्क्वायर, जहां k एक नियतांक है। क्या है, नियतांक है। तो इसको हल करेंगे तो कैसे बनेगा ये, a का मान रख देंगे इसमें, क्या बन गया ये, I बराबर k मल्टीप्लाई a स्क्वायर का मान कितना आएगा, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई। हल करेंगे तो क्या आएगा, I बराबर k a1 का स्क्वायर k a2 का स्क्वायर प्लस 2k a1 a2 cos फाई, a1 a2 cos फाई। ठीक है, जब इसको हम आगे हल करते हैं तो जैसे इसको आगे हल करेंगे तो वहां से हमारे पास में क्या निकलेगा, I का मान निकलेगा। किसका मान निकलेगा, I का मान। जैसे मैंने क्या मान लिया,